हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी कॉमर्स ज्ञान पर। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का आपूर्ति, इसी को कहते हैं पूर्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। इसके जो इतने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो है वे सभी जो है सॉल्व करेंगे पर डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के जो है अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वस्तु को उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय, बाजार और कीमत पर बेचने को तैयार हो। तो ये आपका उसे कहते हैं हम लोग पूर्ति। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्ति। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। जहाँ पर आपका धनात्मक रहेगा वहाँ पर जान लीजिए कि पूर्ति की बात हो रहा है, पूर्ति के नियम का। और जहाँ पर जो है आपका अगर ऋणात्मक रहे वहाँ पर आपका हो जाएगा मांग के नियम का। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्ति का नियम का। पूर्ति का नियम जो है आपका धनात्मक संबंध बताती है, यानी कहाँ पर धनात्मक संबंध बताती है इसको आपको हम फिगर से समझाते हैं। यानी जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसकी मात्रा की मांग में भी वृद्धि होती है। यानी मान लीजिए अगर कीमत में 5 से बढ़कर 10 हो गया तो इसकी पूर्ति में भी वृद्धि करेगी, यानी 2 से बढ़कर 5 हो जाएगा। यानी जिसमें जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक संबंध। अब मांग का नियम जो है आपका क्या कहता है, ये ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी इस तरह से ऋणात्मक संबंध दर्शाता है, यानी वस्तु कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होती है और वस्तु कीमत घटने पर मांग में वृद्धि होती है। उससे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक संबंध। उसी को हम लोग विपरीत संबंध भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसी को जो है मांग के नियम को जो मांग के नियम में क्या आता है, ऋणात्मक आता है, और उसी को जो हम लोग कहते हैं विपरीत। और पूर्ति के नियम में आपका आता है धनात्मक, और उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष। इस तरह से आपको एग्जाम पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको अभी धनात्मक दिया है, यहाँ पर प्रत्यक्ष दिया रहेगा फिर भी मांग का नियम हो जाएगा, ये पूर्ति का नियम हो जाएगा। और अगर यहीं पर ऋणात्मक या विपरीत रहता तो आपका हो जाता मांग का नियम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऊपर एक सभी जो है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक हैं। आप यहीं पर अगर पूर्ति अगर मांग रहता, क्या रहता, मांग, तो इसमें भी जो है आपका सही आंसर होता सभी जो है मांग के भी घटक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुओं की आपूर्ति मुख्य रूप से निर्भर करती है तो उत्पादन की लागत पर निर्भर करती है। किसकी, उत्पादन की लागत पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ति की कमी के निम्न में से कौन से कारण है। पूर्ति में जो कमी होता है उसमें निम्न में से कौन से कारण है। एक तो उत्पादन की लागत में वृद्धि, एक तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत में जो है वृद्धि होगा, और उद्योग की फर्मों की संख्या में कमी होगा। तो पूर्ति में जो है होता है कमी होता है। अगर उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गया तो जो है जो विक्रेता जो है उत्पादक जो है अधिक वस्तु का जो उत्पादन नहीं कर पाता है, जिसके कारण पूर्ति में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। और स्थानापन्न वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसके कारण भी जो है पूर्ति में कमी हो जाता है। और उद्योग में फर्मों की संख्या में अगर कमी हो गई तो पूर्ति में जो है जो कमी हो जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक सभी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि वस्तु की कीमत गिरती है तब पूर्ति में कमी और पूर्ति की वक्र दाएं तरफ घिसक जाता है, या पूर्ति वक्र बाएं तरफ घिसक जाता है तो पूर्ति की मात्रा में कमी होती है। किसमें होती है, अगर वस्तु कीमत में गिरती है तो पूर्ति की मात्रा में जो हो जाएगा कमी हो जाएगा। और यहीं पर रहता है कि पूर्ति की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होता है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को क्लियर करते जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व है आपका तकनीक का विकास, पहला ऑप्शन है, फिर संसाधन की कीमत, फिर है यूनिक टैक्स। यानी ये सभी जो है आपका सही आंसर है। तो डी नंबर जो है आपका सही आंसर है। वस्तु की पूर्ति करने की योग्यता मुख्य रूप से निर्भर करती है, उत्पादन की लागत पर निर्भर करती है। अभी ऊपर में एक क्वेश्चन पढ़ें, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्पादन की लागत। अगला नंबर क्वेश्चन,
वह कीमत जहाँ बाजार पूर्ति और बाजार मांग से अधिक होती है तो उसे हम कह सकते हैं अतिरिक्त पूर्ति। यानी वह कीमत जहाँ बाजार की पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है तो उसे हम लोग अतिरिक्त पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिरिक्त पूर्ति। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो इसमें हो जाएगी इकाई से अधिक। क्या हो जाएगा? इकाई से अधिक। और एक बात बता दे रहे हैं आपको, अब क्या करें, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन यानी पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक है तो आपका हो जाएगी इकाई से अधिक। अगर यहाँ पर अगर कम रहता तो इकाई से कम, अगर यहाँ पर बराबर रहता तो हो जाता है इकाई के बराबर। ये तीनों का जान लीजिए। यहाँ पर कम रहता तो ये वाला ऑप्शन होता, अगर बराबर रहता तो ये वाला ऑप्शन हुआ, और अधिक है तो ये इसलिए ये वाला ऑप्शन हुआ। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति में की लोच क्या होगी। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन पूछे, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपका अधिक दिया हुआ है, यहाँ पर कम भी दिया हुआ रह सकता है, या तो बराबर भी दिया हुआ रह सकता है। अगर कम रहता तो क्या लिखेंगे? इकाई से कम। अगर बराबर रहता है तो इकाई के बराबर। अगर अधिक रहता है लिखा हुआ रहता है तो इकाई से अधिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उसे पूर्ति की लोच के रूप को क्या कहते हैं? देखिए, एक थोड़ा सा अगर कीमत में परिवर्तन हो जाता है और पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उसको तो हम लोग क्या कहते हैं? लोचदार। यानी पूरा एकदम लचीला है, ठीक है ना, लोचदार। किसी भी रबर को अगर हम लोग एक थोड़ा सा खींचते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा खींचा जाता है तो उसको हम लोग लोचदार कहते हैं। किसी जो है इतना कड़ा होता है जिसको जो है लिखा हुआ रहता है कि जब किसी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में एक थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ तो उसमें आपका हो जाता है बेलोचदार। लेकिन यहाँ पर जो हो रही है आपका पूरा थोड़ा सा परिवर्तन होने पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये क्या आपका होगा? लोचदार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु के मूल्य के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होते हैं। वस्तु के मूल्य के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है आपूर्ति की गई मात्रा। क्या हो जाएगा वहाँ पर? आपूर्ति की गई मात्रा। अगला नंबर क्वेश्चन, जब कीमत के कम होने से पूर्ति की मात्रा कम होती है तो इससे पूर्ति को कहा जाता है संकुचन। क्या कहा जाता है? संकुचन। और यहीं पर रहता है, जब कीमत जो हो वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्तार। क्या कहते हैं? विस्तार। ये बात को जो है आप लोग नोट करते जाइएगा। कहीं जरूर नहीं कि आपको बुक में जिस तरह से क्वेश्चन दिया है उसी तरह से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो किस तरह से भी क्वेश्चन देता है आपको 40 में 40 मार्क्स आप ला दीजिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ति में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र दाहिनी ओर जो है घिसक जाता है। किधर घिसकते हैं? दाहिनी ओर। वृद्धि होता है तो दाहिनी ओर, और कमी होता है तो वृद्धि होता है तो किधर? दाहिनी ओर, और कमी होता है तो बाईं ओर। ध्यान में रखिएगा। यानी आपको क्या कह रहा है, अगर वृद्धि होगा तो दाहिनी तरफ घिसकेगा और कमी होगा तो बाईं तरफ घिसकेगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तकनीक विकास से किसी फर्म के पूर्ति वक्र की ओर हस्तांतरित होने की संभावना रहती है। किधर रहता है? अगर तकनीक में विकास होता है तो दाहिनी ओर रहेगा, अगर तकनीक में विकास नहीं होता है तो बाईं ओर रहेगा। या तो तकनीक में विकास नहीं कर सकता है लेकिन इस तरह से देगा, तकनीक में कमी होगी तो भी बाईं ओर होगा, अगर तकनीक में वृद्धि होगी या तो विकास होगी, एग्जाम में पूछ सकता है आपका, तो उसमें आपका हो जाएगा दाईं ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूनिट टैक्स के लगाने से यूनिट टैक्स क्या हो जाएगा? यूनिट टैक्स के लागने से किसी फर्म
का वक्र बाईं ओर हस्तांतरित हो जाता है। किसका वक्र? पूर्ति वक्र जो होता है बाईं ओर हस्तांतरित हो जाता है। क्या टैक्स? यूनिट टैक्स लगता है तो पूर्ति वक्र जो है बाईं तरफ घिसक जाता है। अगर यूनिट टैक्स नहीं लगता है, इसी जगह आपको टैक्स नहीं लगा, क्या देता? आर्थिक सहायता देता, सब्सिडी अगर प्राप्त करता तो पूर्ति वक्र किधर घिसकता? बाईं नहीं लिखकर क्या लिखता? दाईं तरफ। तो क्या हो जाता? सब्सिडी, आर्थिक सहायता। तो ये सब जो है सिमिलर क्वेश्चन है, वो सबको जो है आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें। और अगर कहीं पर आपका डाउट रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।